नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सरोकार बिहार के हर एक व्यक्ति से है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की गई है। बहुत जल्द जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सदस्यों के नाम का सूची जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और ये आयोग काम भी करना शुरू कर देगा। आपको हम बताएं कि ये आयोग ऐसा है जिसकी महत्ता जो है वो काफी ज्यादा है। ये बिहार के हर एक घर से जुड़ा हुआ आयोग है, क्योंकि अगर इस आयोग को जितने अधिकार मिले होंगे, जितना इनका कार्य क्षेत्र होगा, अगर इसका सदुपयोग किया जाए, सही दिशा में प्रयोग किया जाए, तो बिहार में पलायन भी रुक सकता है और बेरोजगारी जो एक इस राज्य की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी निवारण हो सकता है। गरीबी भी टल सकती है, कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में बिहार में हमेशा ये बोला करते हैं कि बिहार के पानी और बिहार के जवानी का अगर सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो बिहार देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है चंदन प्रिय सर, परफेक्शन आईएएस के हैं, और हम चर्चा करेंगे कि युवा आयोग का गठन कितना प्रभावशाली होगा बिहार में, कार्य क्षेत्र क्या होगा, युवाओं का इससे कितना उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और कैसे कैसे जो है ये कार्य करेगा, इसके अध्यक्ष कैसे लोगों को होना चाहिए, सदस्य कैसे लोगों को होना चाहिए, और इसे बिहार के अन्य आयोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो कि महज नाम के लिए चलते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही ट्वीट करके जानकारी दी गई, फिर से इसे कैबिनेट के द्वारा भी अप्रूव किया गया कि बिहार में युवा आयोग होगा। कैसे देखते हैं इस फैसला को? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने ये पहल की शुरुआत की है, इस आयोग के गठन की बात की है। निश्चित रूप से बिहार के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे यहाँ जननांकिकी लाभांश चल रहा है हमारे पूरे देश में। और जननांकिकी लाभांश के समय हम लोग, यह एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जहां पर क्या होता है कि जो युवा आबादी होती है उसकी संख्या ज्यादा होती है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग होते हैं, निर्भर लोग होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। और यही वो समय होता है जिस समय कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र विकसित बनने की ओर अग्रसर होता है। लेकिन हमारे देश में क्या समस्या है कि युवा आबादी तो है, लेकिन ये युवा आबादी अपनी क्षमता का संपूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा। प्रश्न उठता है कि ये अपनी क्षमता का प्रयोग क्यों नहीं कर पा? क्योंकि उसके पास उपयुक्त कौशल का अभाव। जब तक कौशल नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो युवा आबादी, चाहे वो कौशल किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कौशल का अर्थ ये नहीं है, या शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज, उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। कौशल के डायमेंशन बहुत सारे हैं। कोई व्यक्ति आप हो सकता है कि वो कोई अपना जो पारंपरिक कार्य है उस पारंपरिक कार्य को कर रहा हो, वो भी कौशल है। कई तरह के कौशल हो सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट कौशल, बिना कौशल का अगर कोई युवा होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से, जननांकिकी लाभांश से डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। इसलिए युवाओं के अंदर कौशल विकसित करने के लिए और युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी की पहल है ये काफी सराहनीय है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसा ये आयोग होना चाहिए, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, कैसे, कि कितने डायमेंशंस को कवर करता है, इन सभी के ऊपर हम सर कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं? सर, युवा आयोग है सर, तो हम लोग युवा जनरली समझ लेते हैं कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। युवा कितने प्रकार के होते हैं? मीन्स युवा तो युवा है सर, उनका वर्ग क्या क्या है सर? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, युवा को अगर हम लोग देखें ज्योग्राफिकली तो आप देखेंगे कि 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, जो अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। अगर हम अपने बिहार के अंदर देखें या ओवरऑल भी देखें तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनके पास नॉलेज है और काफी ज्यादा नॉलेज है, और वो बिहार, क्योंकि यहाँ पर उतने सारे
प्रोस्पेक्ट नहीं थे, अवसर नहीं थे, इसलिए वो दूसरे जगह पर जाकर कार्य कर रहे हैं। तो कैटेगरी ये होता है, उनके पास नॉलेज है और आप देखेंगे कि वो यहाँ से जाकर विदेशों में या फिर किसी दूसरे जगह पे कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग बेसिकली ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारा सब पढ़ा लिखा है, हाँ, साइंटिस्ट हो गया, उसको साइंटिस्ट बनने का मन है, बिहार में हाँ, तो उसके पास वैसा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना और नौकरी, मतलब उसके पास नॉलेज आने के बाद भी वो कहाँ पे कार्य करे, उस वैसा अवसर भी उपलब्ध नहीं है। पहला तो कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी ये है कि हमारे बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, आप देख ही रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटीज की स्थिति, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जा रहे हैं, पासपोर्ट और गाइड लेकर जाते हैं, एग्जाम में चोरी करके लिखते हैं और पास होते हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव। तो दूसरी कैटेगरी ये है जिनके पास नॉलेज और कौशल दोनों का अभाव है। और समस्या क्या है कि देखिए, ग्रेजुएशन तक तुमको मतलब विदाउट किसी तरीके, विदाउट किसी हिंड्रेंस के वो ग्रेजुएशन तक एग्जाम तो पास कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे पास डिग्री है। इसीलिए वो क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उन कौशल के अंदर वो निपुण नहीं हो पाते। हो सकता है कि वो उनका पारिवारिक कौशल है ना, हो सकता है कि वो उनका इंटरेस्ट का कौशल, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही वो इन्वॉल्व हो। कौशल तो कई तरह का हो सकता है। सर, एक इंटरेस्ट का बात की है, हाँ। जो कि बिहार में उस पर कोई नहीं बात करता है। यहाँ पर है कि कोई भी बच्चा है तो करो सरकारी तैयारी, सरकारी नौकरी का तैयारी। सर, एक इंटरेस्ट का जो बात हो रहा है कि किसका क्या सपना है, क्या बनने का चाह है, उसकी पहचान सर जरूरी, कितनी जरूरी है? देखिए, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जो कि बिहार से हैं। जैसे अभी आप ईशान किशन का नाम ले सकते हैं, आप आकाशदीप का नाम ले सकते हैं, आप अभी जो सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हैं। तो एक मतलब इंटरेस्ट तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अभी तो ये तो क्रिकेट है, इसके अलावा भी स्पोर्ट्स कल्चर अगर मैथिली ठाकुर को अपने मैथिली ठाकुर को आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स का बड़ा नाम भी अपना जाइए। तो स्पोर्ट्स कल्चर है, या आप इंटरेस्ट जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में उनके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। अब जैसे मैं इसी बात को कहता हूँ कि जैसे ईशान किशन का मैंने नाम लिया, लेकिन वो ईशान किशन कहाँ से खेलकर उस स्तर तक पहुंचे, आप देखेंगे कि वो झारखंड से खेलकर पहुंचे। उसी तरीके से आकाशदीप भी किसी दूसरे जगह से खेलकर पहुंचे। क्या उस तरीके का हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कल्चर की बात जो करते हैं, क्या वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है? तो अगर एक युवा आयोग बनता है तो उस युवा आयोग के पास इन सारे डायमेंशंस कि इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, 10th देखिए एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, 10th 12th तक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसी समय से अगर उनके इंटरेस्ट को पहचान लिया जाए, उनका क्षेत्र एरिया को पहचान लिया जाए कि इस एरिया में अगर इनसे कार्य कराया जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और कई तरह के लोग हैं, आप देखेंगे आर्टिस्ट हैं, नाटककार हैं, आप देखेंगे बिहार में हैकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं बिहार के बच्चे जो कि कहीं से उन्होंने नॉलेज नहीं लिया, खुद वो ऑनलाइन देख देख के सीख के और क्या क्या कर देते हैं, है ना। अगर उनको इथिकल हैकिंग के अंदर लेकर आए, ठीक है, उनसे इथिकल हैकिंग ब्रेन को सर अच्छे काम में यूज किया जाए, कंस्ट्रक्टिव वर्क में अगर उनको यूज किया जाए तो डेफिनेटली बिहार की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, बिहार से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो कम होगा, बिहार के अंदर लोग बैठकर बिहार में काम करेंगे तो बिहार का नाम भी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग बस क्या कहते हैं कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस बिहार से होते हैं, लेकिन अगर हम लोग सारे सेक्टर में हम लोग काम करें, है ना, खेल के क्षेत्र में या फिर हम लोग जितने भी क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के अंदर आप देखें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला एग्रीकल्चर के अंदर, तो कृषि के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि कृषि के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ की जो मृदा है, सॉइल है, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना बढ़िया है अलग अलग चीजों के उत्पादन के लिए। आप मुजफ्फरपुर के लीची की बात करें, उसके अंदर हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसका खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं। हालांकि अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो रिसेंट टाइम में सरकार ने काफी सारा स्टेप्स लिया है और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे काम कर सकते हैं और बहुत सारे युवा उसके अंदर इन्वॉल्व होकर बिहार की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, बिहार का नाम और बेहतर तरीके से रोशन कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें 3-4 फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहले तो बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक शिक्षा है, उसके ऊपर युवा आयोग को पूरा ध्यान देना पड़ेगा।
और इसके लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इसके लिए एक डेडिकेटेड व्यक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, वो नेता टाइप व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, एक डेडिकेटेड व्यक्ति जो कि संपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से जो कि लगा हुआ है, जो इन्वॉल्व है। सर हम लोग सर बिहार टॉप दिलीप कुमार के लिए सर आवाज उठा रहा है। बिल्कुल, दिलीप जी, वही मैं आगे बोलने वाला था कि दिलीप जी निर्विवाद रूप से काफी समय से छात्रों के लिए वो लगातार कार्य करते हैं, छात्रों की बेहतरी के लिए पेपर लीक, सेटिंग, धांधली, उनके हर बात में मैं कभी भी उनसे बात करता हूँ तो उनकी शुरुआत ही होती है कि सर किसी तरीके से ये जो सेटिंग धांधली है इसके खिलाफ हमको इसमें कार्य करना है और बंद करना। और कितना उन्होंने कितने आंदोलन किए, और सिर्फ आंदोलन नहीं किया, सक्सेसफुल आंदोलन। तो निर्विवाद रूप से मुझे लगता है कि दिलीप कुमार जो है छात्र नेता, वो इसके लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट है और उनको ही बनना चाहिए। और निश्चित रूप से बिहार टॉप की इस जो मुहिम है, इस मुहिम में हमारा पूरा साथ है और पूरे हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का साथ है, पूरे परफेक्ट का साथ है कि निश्चित रूप से दिलीप जी जो है इस आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहला कि दिलीप जी के जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो निर्विवाद रूप से कार्य करता है, आप देखेंगे वो किसी दल से दल या किसी विचारधारा से वो बहुत प्रभावित नहीं है, वो जो गलतियां हैं उस गलती के विरोध में कार्य करते हैं, जो पेपर लीक है, सेटिंग है, धांधली है, उसके विरोध कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ये जो आयोग होना चाहिए, इस आयोग को एक बेसिक जो शिक्षा है उसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर फोकस करना चाहिए कि स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे कि शिक्षकों का जाना मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन छात्रों का टीचर के हाजिरी पर सबसे ज्यादा ध्यान टीचर्स की हाजिरी, छात्र के हाजिरी पर नहीं, छात्रों की हाजिरी के ऊपर नहीं, तो छात्रों के भी जाना मैंडेटरी होना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम देखिए इसमें बेसिक शिक्षा स्ट्रेंथन हो जाएगा और बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको 12th के बाद इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसा मुझे लगता है कि आपका एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर इंटरेस्ट है, या आपका कोई जो ट्रेडिशनल आपका वर्क है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, आपको उसके इंटरेस्ट, म्यूजिक कल्चर, गेम्स, किसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर उनको आपको फोकस करना चाहिए। और उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में डेवलप है या नहीं है, उसके अंदर सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप देखेंगे दूसरे राज्यों में ये मतलब युवाओं को शुरुआत से आपका जहां इंटरेस्ट है वहां उसको फोकस किया जाता है, और वो जो होते हैं वो सर बगल के राज्य झारखंड में चले जाइए, वहां पर रांची में आप हर एक ग्राउंड में देखेंगे लड़के और लड़कियां हॉकी, एथलेटिक्स, भाला फेंक, तीरंदाजी, वैसा ऐसा खेल जो बिहार को हम लोग देखते नहीं है, उसका रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग ही कल्चर है। बिहार में तो वो चीज है ही नहीं। बिल्कुल, अपने यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बड़ा सेगमेंट है। स्पोर्ट्स इकोनॉमी से बिहार अलग है कि स्पोर्ट्स ये कल्चर डेवलप होगा, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो पहले तो स्पोर्ट्स कल्चर बहुत सारे, जैसे ही छात्र बोलते हैं, बच्चे, छात्र नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बच्चे बोलूंगा कि जैसे ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे खेलना है तो बोलते हैं कि नहीं तुमको खेलना नहीं है, तुमको ये काम करना है, समय बर्बाद करना है। लेकिन आप देखेंगे कि देखिए वो वैभव सूर्यवंशी का आपने नाम लिया है, 14 साल का सर, और भी स्टेट को हरियाणा में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, साउथ इंडिया में देख लीजिए, अलग अलग कल्चर्स हैं। जैसे आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि कुश्ती के क्षेत्र में, कुश्ती हुआ, भाला फेंक हुआ, सभी के क्षेत्र में काफी ज्यादा है। तो अगर इस तरीके का कल्चर अगर डेवलप हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगा। सर एक और चीज है सर, युवा अभी तक जितना भी बिहार में आप बात किया, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, SC ST आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, अधिक पिछड़ा आयोग हो, सभी का सर एक सीमित है दायरा। लेकिन युवा आयोग सर इसे कितना बड़ा आप देखते हैं, क्योंकि ये तो युवा तो हर एक आदमी, बिल्कुल किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, क्षेत्र का हो, युवा तो युवा है सर। कितना बड़ा इसका दायरा देखते हैं, और बिहार इतना बड़ा राज्य, जनसंख्या में देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव संख्या को रिसोर्स में कैसे बदलने के लिए क्या लगता है सर, ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये करके प्लानिंग करना होगा सर, क्योंकि एक से सबको समेटना, सबके बारे में ध्यान देना सर, एक परीक्षण का जो कहते हैं कि पहचान करना क्षेत्र वाइज कैसे युवा हैं, क्या जरूरत है, क्या इंटरेस्ट है, इन सब को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए युवा जो है, युवा का जो दायरा वो बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा। कोई भी ठीक है,
कोई भी व्यक्ति, चाहे 60% तो आबादी है, पर 35% पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित युवा तो आवश्यक रूप से होता है, वो अपने जीवन भर में कभी ना कभी युवा होता है। तो ये तो बहुत बड़ा दायरा है, सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा दायरा। और इसके अलावा इस दायरे में सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ खेल, सिर्फ पर्यटन ही नहीं है, इसके अंदर सब कुछ सारी एक्टिविटीज। अब संरचनात्मक विकास किया, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे कि नशा विरोधी कार्य, इसको लेकर भी युवा आयोग का चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि ये इस पर भी ध्यान दें। फिर से जो है गलत संगत, जो युवाओं में सर जो आज बेचैनी, फिर से जो शॉर्टकट अपनाने का तरीका है कि किसी तरह सरकारी नौकरी ले लिया जाए, या फिर आप सुनते होंगे सर कि गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देने के लिए चोरी चकारी करता है। तो ये कुरीतियों से भी बचाने का, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सिर्फ एक डायमेंशन का है ही, ये ओवरऑल मल्टीपल डायमेंशंस का है। इसमें शिक्षा भी है, इसमें कुरीतियों से को दूर करना भी है, इसमें आपको वास्तविकता, अध्यात्म, हर कुछ इसके अंदर शामिल है। आज आप देखेंगे कि अगर हम लोग अध्यात्म की बात करें तो आज हमारा जो युवा है वो आध्यात्मिक चीजों से काफी ज्यादा कटता रहा है, और यही कारण है कि उसको गलत और सही, आप देखेंगे जितने भी ये ज्यादातर हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, उसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे केस स्टडी देखेंगे तो ज्यादातर मर्डर करने वाले जो लोग हैं बच्चे होते हैं। 14 साल से लेकर 18 साल, 20 साल, 22 साल, उसके बाद तो लोगों को अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। इस एज में ये जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है, और ये जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी ये युवा आयोग का ही कार्य था। तो युवा आयोग एक डायमेंशन है ही नहीं, ये तो मल्टीपल डायमेंशन, ये किसी एक सेक्शन में इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ये काम है, इनको समझिए कि युवा ही राष्ट्र के निर्माता है, और युवा को निर्माण करने का कार्य जो है इनको दिया गया है। इसलिए ये बहुत हॉलिस्टिकली इसमें लोगों का चयन, इसके अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष और जो भी है उनका चयन। सर चलिए सर, ये तो बात बोले, लेकिन बिहार का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि यहाँ बहुत कुछ बनता है। शराबबंदी भी यहाँ लागू किया गया, दहेजबंदी लागू किया गया, बाल विवाह लागू किया गया, जब जीवन हरियाली को प्रमोट किया गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट सही तरह से होता नहीं सर, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है। अब शराबबंदी को ही देख ले, सूखा नशा, पहले कहा जाता था शराब दुकान पर बिकता था, होम डिलीवरी होना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा संख्या युवाओं का जो है इसी गलत कार्य में लगा हुआ है। तो सर क्या लगता है कि जो परिस्थिति अभी चल रहा है, इस आयोग को भी सच में दायित्व दिया जाएगा फिर, या फिर नाम का ही रहेगा? गाड़ी बंगला, बॉडीगार्ड, सैलरी, बस, कुछ धरती पर कुछ भरते हुए दिखेगा सर? क्या लगता है आप? देखिए, करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि युवा इस तरह अध्यक्ष के चुनाव से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। युवा बिल्कुल निश्चित रूप से अगर इसका चुनाव पॉलिटिकल डायमेंशन में होता है तो निश्चित रूप से यह भी एक सिर्फ खाने पीने का ही एक जरिया है। अगर इसका चुनाव छात्रों के अकॉर्डिंग होता है, छात्रों के हितों को ध्यान, युवाओं के हित को ध्यान युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर होता है, तो निश्चित रूप से ये इसकी जो सोच रखी गई है, इसकी जो विचारधारा बनाई गई है, वो हितों को व्यवस्थित करने के लिए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम आदमी से ऊपर उठकर नहीं होता है। कोई भी आप किसी भी चीज को बनाते हैं वो व्यक्ति से ऊपर नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति, अगर कोई भी आप कानून बना देंगे, उसका उल्लंघन कानून बनाने वाला व्यक्ति है तो कानून का उल्लंघन आराम से व्यक्ति कर सकता है। हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो व्यक्ति का चुनाव आप कर रहे हैं, वह व्यक्ति को आपको देखना पड़ेगा आगे भी कभी भी कि क्या वो व्यक्ति जो है वह सही है, कि क्या वो व्यक्ति का उस तरीके का बैकग्राउंड रहा है कि नहीं रहा है। क्योंकि जब वो खुद ही सही नहीं रहेगा तो आगे वो सिर्फ जो भी उससे जो मतलब फायदा मिलेगा बस उस फायदे को भोगेगा। तो हमें अगर इस सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो मुझे लगता है कि धरातल पे कार्य होगा। और आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी
को लॉस हो रहा है, जिस तरीके से हमारा कौशल आप देखेंगे, बहुत सारी ट्रेन जाती है, उस पूरे ट्रेन में देखेंगे तो सिर्फ मजदूर भर के यहाँ से पंजाब जाए। ठीक है, एक जन सेवा एक्सप्रेस चलती है। अब उस जन सेवा एक्सप्रेस को अगर आप एक बार जाकर सहरसा से लेकर अमृतसर चलती है, हमारे घर की तरफ से होकर जाती है हाजीपुर से, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की पास तिल रखने का भी जगह नहीं है। तिल रखने का जगह नहीं है, और सारे मजदूर युवा ही है, सारे युवा, और वो गमछा बांध के उस पे लटक के यहाँ से अमृतसर जा। ये स्थिति है। इस वास्तविक स्थिति को सभी को समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो। आप अपना कार्य कीजिए, आपको कुछ पॉलिटिकल एजेंडे उसके ऊपर वर्क कीजिए, लेकिन हमें इस चीज के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा कि जो युवा का पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन किस तरीके का नहीं हो रहा है। क्या वो शिक्षा के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है? क्या वो स्वास्थ्य के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है? क्या वो आप जॉब्स के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है? क्या बेहतर रहने की सुविधाओं के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है? क्या जो बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं माइग्रेशन, किस क्षेत्र में माइग्रेशन नहीं हो रहा है? वो हमें उस माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। सिर्फ हम इतिहास की चीजों के ऊपर ध्यान देकर कि अशोक जो थे वो बिहार के थे, इस चीज को इतिहास, गौरवशाली इतिहास को सिर्फ बोलकर उसका बखान करके आप वर्तमान की बुराइयों को नहीं छिपा सकते। निश्चित रूप से हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन हमारे वर्तमान को गौरवशाली बनाने की आवश्यकता है, और ये गौरवशाली वर्तमान केवल और केवल युवा ही कर सकते हैं। और इसके लिए युवा आयोग का गठन एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि इसे लोगों तक पहुंचाने का, इसे धरती पर, धरातल पर लाने की आवश्यकता है। लोग इसे युवाओं को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। युवाओं को जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से बचाने की आवश्यकता है, और उन्हें बताने की आवश्यकता है कि आप अगर पढ़ाई में चोरी करके पास हो रहे हैं तो ये आप किसी दूसरे का समस्या नहीं लेकर क्रिएट करें, वो आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें। उनको जब तक ये बात नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको कि एक ये रियल कहानी कि फिलोसफी का एग्जाम था, और फिलोसफी के मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि फिलोसफी का स्पेलिंग क्या है। वो एग्जाम जाते वक्त पासपोर्ट खरीदता है साइकोलॉजी का, है ना, उसको लगा कि फिलोसफी पी से साइकोलॉजी का पासपोर्ट खरीद के चला जाता है एग्जाम देने के लिए, और लिख कर आ जाता है और पास भी कर जाता है। ये हमारी शिक्षा पॉलिसी। तो हमें इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और तभी जाकर हम बेहतर कर सकते हैं हमारे राज्य को। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि कृषि, अभी रिसेंटली मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि हम लोग मखाना के अंदर मखाना का उत्पादन कर रहे हैं, और मखाना का उत्पादन ही नहीं करके मखाना को हम लोग पूरे विश्व में, पूरे विश्व में इसको फैला रहे हैं। अभी रिसेंटली मखाना महोत्सव मनाया गया था बेंगलुरु के अंदर, जो कि साउथ इंडिया में मखाना की इंपॉर्टेंस को बताया जाए। तो एग्रीकल्चर में भी हम लोग के पास बहुत पोटेंशियल है। आप देखेंगे मशरूम की खेती करके बहुत सारे लोग जो है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर। आज ही से पेपर में आया है कि जो मछली उत्पादन में बिहार जो है 25,000 करोड़ का वो इकोनॉमी हो गया। और जबकि हमारे पास कोस्टल एरिया नहीं, हमारे पास तटीय क्षेत्र नहीं है, हम लोग इनलैंड, ठीक है, अंतर्देशीय मछली का उत्पादन कर रहे हैं, और इसमें इतने ज्यादा हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमें उन संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा। और ये जो एक मृत तृष्णा है कि हमारे यहाँ पे अशोक हुए थे, ठीक है, उस मृत तृष्णा से निकलना पड़ेगा। हुए थे, गौरवशाली इतिहास है, हमारे अंदर वो क्षमता है, लेकिन हमें वर्तमान में उसे उतारने की आवश्यकता है, जो हम ये कर सके कि हमारा ये छात्र है वो इसने ऐसा कार्य हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर करते हैं। हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं, विदेशों में जाकर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उन चीजों को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। तभी जाकर आप देखेंगे रिसेंट टाइम में जो रोड्स का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, रोड्स अवसंरचना का बहुत। बिहार में सर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पर सर देख रहे हैं कि बाकी कहीं भी आप सब पढ़ते होंगे सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी बनता है वहाँ ऑटोमेटिक निवेश आ जाता है। लेकिन बिहार ही ऐसा वो स्टेट है जहाँ पर सारा चीज 24 घंटा लाइन है, बिजली है, सड़क बना हुआ है, गांव गांव तक सड़क है, पुल बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दो बातें आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का हम्म। है। एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विकास हुआ, हम्म। रोड्स बने हैं, हम्म। बिजलियां हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का आज भी विकास है। और दूसरी बात जो आपने बोला इन्वेस्टमेंट की बात, तो इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से इन्वेस्टर सबमिट हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसके अंदर, या फिर आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं आपको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, इन सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है। लेकिन इसे जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ा है। मुझे लगता है कि अगर युवा के अंदर कौशल हो, वो इन बातों को समझे। यूनिवर्सिटी भी बनाने की बात की थी, इस पे ही बात है। अभी कौशल यूनिवर्सिटी। हाँ, कर्पूरी ठाकुर के नाम से है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने अभी करी रिसेंटली, आज ही मैं देख रहा था। तो निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है, लेकिन उसको एक कोऑर्डिनेशन लाने की आवश्यकता, तदातम्य जिसको कहते हो, एक सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। जब कागजी न रहा, जमीन पे उतरे, और इसके लिए हमें सारे डायमेंशंस के ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। इसको किस तरीके से बनाया जाए, इसके अध्यक्ष कौन हो, लोगों तक कैसे पहुंचाए। बहुत सारे महिला अपने आयोग की का नाम लिया, आयोग कहाँ लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो इसे लोगों तक बनने तक ही सीमित नहीं रखा जाए, बनने तक बनाने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाया जाए, बच्चों तक पहुंचाया जाए, युवाओं तक पहुंचाया जाए, और उनको बताया जाए कि आपके अंदर ये क्षमता है, आप इस समय को बर्बाद। निश्चित रूप से सर, ये जिला वाइज जो एक बिहार का ऐसा जो भौगोलिक स्थिति है सर, उसके हिसाब से भी इसको डेवलप किया जाए सर, उसके हिसाब से भी इस पर सर माइक्रो लेवल एनालिसिस की कहाँ पर युवा जो है, जो कैसे, जैसे कि सर अब सीमांचल के लोगों का वहां का सोच कुछ अलग है, शाहबाद के लोगों का सोच अलग है, फिर से एक कल्चर बदलता है तो लोग का सोच भी बदल जाता है, काम करने का तरीका भी बदलता है, उन सब चीजों को समेटते बिल्कुल माइक्रो लेवल एनालिसिस। देखिए सभी क्षेत्रों की समस्याएं अलग है। जैसे आपने शुरुआत में ही बोला था कि बिहार का पानी और जवानी की बात आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो पानी का मतलब क्या था यहाँ पर प्रधानमंत्री पानी का मतलब किसको कहना चाहते थे? यहाँ पर पानी का मतलब कह रहे थे जो कि नदी का जल, वाटर मैनेजमेंट। हाँ, तो हम लोग के पास अगर आप सीमांचल की बात करें तो वहां पे कोसी नदी के द्वारा जो बाढ़ आता है उससे लोग त्रस्त रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पे कई सारे पुल वगैरह बनाने की बात की जा रही है। अभी कोसी में चिली प्रोजेक्ट वहां पे बनाया जा रहा है, नदी जोड़ परियोजना, जिससे कि वाटर को डाइवर्ट किया जाए। तो सभी जगह की समस्याएं अलग है, तो समस्याएं अलग है, तो ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूशन, इसलिए आपने बोला कि इसको ना रीजनल अप्रोच के साथ, डिफरेंशियल अप्रोच के साथ इसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत। डिफरेंशियल अप्रोच की यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है, यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है। अब सब जगह एक आप यूनिवर्सल अप्रोच लगाएंगे सबको सुधारने के लिए, तो वो सही नहीं होगा। आपको सेग्रीगेटेड एक डिफरेंशियल अप्रोच कि यहाँ पे पानी का वहां पे मैनेजमेंट जरूरी है। अगर अच्छा ठीक है, पानी का मैनेजमेंट अगर वहां पे करेंगे तो क्या क्या चीज डेवलप हो सकता है। अगर देखिए आप अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आप जो मत्स्य उद्योग है उसका हम लोग विकास कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें तो वहां पर रिवर्स के चारों तरफ टूरिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अभी जैसे आपने सुना होगा सहरसा के अंदर मत्स्यगंधा झील का विकास किया गया, ठीक है। उसी तरीके से आप हर जगह पे आप देखेंगे कि नदी के चारों तरफ आप देखेंगे कि इस तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू कई चीजों का विकास किया गया। उसी प्रकार से नदी के चारों तरफ आप 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स बनाए गए। तो वहां पर संभावनाएं क्या क्या है? वहां पर मत्स्य की संभावना है, वहां पे आप देखिए टूरिज्म की संभावना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की संभावना है। तो उन संभावनाओं को तलाश कर उसके अकॉर्डिंग उसका विकास किया जाए। उसी तरीके से दक्षिण बिहार के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो टूरिज्म है उसका वो दूसरे तरीके का टूरिज्म है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे तरह के हिल्स हैं। आप बिहार में इतने सारे हिल्स हैं जिसके बारे में मैं बोलूंगा तो मैक्सिमम बिहार में पता नहीं, ठीक है। बिहार में गया के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में, तो गया के अंदर 15 से 20 अलग अलग हिल्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। और वहां पर उस तरीके से उसको विकसित नहीं किया गया है जिससे कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, लोग वहां पर जा सके। वो तो अभी गनीमत हो कि अभी ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आया जो लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। आपको बिहार में रोहतास में और कैमूर में आपको कम से कम 50 वाटरफॉल्स हैं। और हम लोग वाटरफॉल्स के नाम पर क्या जानते हैं? एक ही वाटरफॉल जानते हैं, ककोलत वाटरफॉल, नवादा। और
कई सारे वाटरफॉल्स हैं रोहतास में और कैमूर में, क्योंकि वहां पर उस तरीके का अवसंरचना है कि वहां पर जो पहाड़ी, वहां पे जो मिट्टी है, वहां पे जो पहाड़ी है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, और निश्चित रूप से अवसादी चट्टानों पे किस चीज का निर्माण होगा, आपको वाटरफॉल्स का निर्माण होगा। महादेव को वाटरफॉल्स है, दशेश वाटरफॉल्स है, बहुत सारे वाटरफॉल्स। सर एक और चीज है सर, बिहार में सर देखा गया कि जब से 1990 के बाद से जैसे परंपरागत जो कार्य थे, जैसे कि जातिगत भी उसे कहा जाता है, जैसे कि जातिगत में है कि बर्तन उद्योग था, सिल्क का भागलपुर में जैसे उद्योग है, फिर से देखिए चमड़ा का व्यवसाय था, डेयरी है, फिशरीज है, मीन्स जो एक जातियों के साथ भी सब कुशवाहा जाति देखेंगे, सब्जी ये सब के लिए उनका काफी अच्छा स्किल होता है। तो सर क्या ये जो जातिगत पेशा था, आज देखिए सर हर एक पेशा में काफी संभावना है, लोग उससे लाभ भी बहुत कमा रहे हैं, सर क्या फिर से उसे पुनर्जीवित करके उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर ये किया जाए, इनरोल किया जाए, जोड़ा जाए, और खासकर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में ही जातिगत पेशा है जो कि अगर उसे अच्छे से किया जाए तो वो आज रोजगार और आर्थिक दृष्टि से भी काफी सहायक है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो चीज आप पहले से देखते आए, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसकी बारीकियों के बारे में जाने अनजाने में आपको पता होता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझिए कि मेरे घर में मेरे पिताजी लेक्चरर थे, मेरे घर को पढ़ाते थे, तो बचपन से मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे, तो वहां पे कोप अप करना बड़ा आसान होता है। मेरे घर में मेरे पिताजी लेक्चरर हैं, मेरी माँ शिक्षिका रही, तो बड़ा आसान हो जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। वो बेसिक जो होता है ना, बेसिक पारिवारिक जो आता है उसको सीखने की जरूरत है। सीखने की बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं भी है, लेकिन वो आप सीख जाते हैं। आपको बताऊं, मैं 4-5 क्लास में था तब मेरे पिताजी फिलोसफी पढ़ाया करते थे, है ना, और मुझे फिलोसफी के अंदर जो कई सारी वो चीजें बोलते थे वो मुझे याद था 5th क्लास में। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवो न पढ़िए, मुझे 5th क्लास में याद था, 4th क्लास में, ठीक है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा वेतम पीवेत, ये सब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे याद था। सर आज ही देखिए ना सर, जो राजनीतिक दल वंशवाद उसमें है, जो बेटे पोते आराम से उसमें उनका भाषण, उनका स्ट्रेटजी देखिए, वो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। वकील के बेटे वकील हैं, वो भी अच्छे से डील कर लेते हैं, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर हैं, चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो सर ये जो जातिगत और भी पेशा है जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, जिसको एक दृष्टि से आप देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो स्किल आपको पैदाइश परिवार से ही मिला हुआ है, और जिसका आज भी सर महत्ता है सर, उसमें व्यक्तिगत पेशा न करके हम लोग कहेंगे कि वो आपका स्किल, आपकी कौशल है। हाँ। वो मतलब उसको जाति विरासत उसको जाति से न जोड़कर उसको विरासत से जोड़ा जा सकता है कि उस आपके पास आपको वो चीजें विरासत में मिली है, तो आपको उसको आगे बढ़ाने में आपके लिए एक बेसिक स्केलेटन आपको तैयार है, बेसिक चीज तैयार है, उस पे उस चीज को आप बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। वही दूसरा व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, उसको इसे आगे बढ़ाने में थोड़ा, उसको बेसिक चीजें डेवलप करना, बेसिक चीजें तैयार करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप देखिए, अगर आपके पास कौशल है, आप किसी दूसरे चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पर दो तीन चीजों को एक साथ कंबाइन करके उसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तो तीनों का एमलगमेशन देखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट आपका ज्यादा डोमिनेट है तो इंटरेस्ट की तरफ जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन चीजों पे जो आपका जो विरासत से मिला हुआ चीज है उसके ऊपर जाते हैं, वहां पे भी आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कौशल रहेगा तो निश्चित रूप से युवा जो है वो ब्रेन या युवा जो है वो डिजास्टर नहीं बनेगा, वो आपको डिविडेंड या जन्नती की लाभांश बनेगा, डिजास्टर नहीं बनेगा। तो अभी जो देख रहे हैं युवा है, जब देखिए युवा को कुछ ना कुछ काम करना, अगर काम नहीं मिलेगा तो इधर जो ऐसी गतिविधियां हैं हानिकारक भी हो जाता है, असामाजिक गतिविधि है, उन असामाजिक गतिविधियों में वो संलिप्त होगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें कई अभी तो स्टार्टिंग लेवल पे ही है, इसे एक मतलब कई डायमेंशन, बहुत लंबा यात्रा तय करना, बहुत डायमेंशन को सोच के विचार के तब इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ इसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो कि
खुद भी multi-dimensional खुद और उसके ऊपर ये नहीं ठप्पा नहीं लगा हुआ हो कि वह किसी एक विशेष विचारधारा का किसी विशेष दल का व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत आगे होगा और बिहार के युवाओं के से काफी तो काफी मदद मिलेगा और युवाओं को जो है वो सही दिशा देने की जरूरत है। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप देख लीजिए, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल बिंदेश्वरी पाठक है बिहार में। वो काम क्या किए, सुलभ शौचालय का, हमारे जिसे कोई नहीं करना चाहता। आज भी कोई कहे कि हमें ये बिजनेस करना है तो लोग नहीं उसको पूरा ही करेंगे, लेकिन सुलभ से ही वो देश के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बने, अरबपति बने। देश ने उन्हें कई कई अवार्ड दिए। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवाओं को सही दिशा दिया जाए। उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, उनमें जो ईश्वरीय गुण है उसको सही दिशा में लगाया जाए, उसकी पहचान की जाए। और ये जिम्मा बिहार में युवा आयोग को दिया गया। तो सबसे पहले युवा आयोग की जिम्मेदारी ही एक जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाए जो कि युवाओं के लिए समर्पित हो, युवाओं के कल्याण को चाहने वाला हो, न कि अपने कैरियर को सेट करना चाहता हो, न कि वो बरगलाने वाला हो, न कि युवाओं के नाम पर नाटक करने वाला हो, न कि उसका ये हो कि वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का वो सीखे। कि वो स्टेबल हो जाने के लिए कि चलो भाई सरकारी बहुत लग दिया, राजनीतिक बहुत चक्कर में लग गया है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पहला पड़ाव इसे न मानते हुए ऐसे कोचिंग शिक्षक को होना चाहिए कि नहीं। सर बहुत लोग हैं आजकल, देखते हैं हम लोग की कोचिंग शिक्षक लोग ही एक अपना कैबिनेट का निर्माण कर लेता है। ये शिक्षा मंत्री, ये मुख्यमंत्री, वो हेल्थ मिनिस्टर, वो क्या क्या खूब चर्चा चलता है। और ये नए डिजिटल टीचर लोग आया है, यही लोग अपना कैबिनेट बनाता है, किचन कैबिनेट। तो क्या उसमें से लोग को भी मौका मिलना चाहिए, आप जैसे लोग को मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले बात है कि आपने जो डिजिटल टीचर बोले, ये डिजिटल टीचर नहीं, डिजिटल इंटरटेनर है, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो युवाओं को सोचना है, ये सरकार को सोचना है। और अपने मन से तो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसका अपने मन से टीचर कैबिनेट बनाने का कोई मकसद नहीं है, वो बेकार है। जिसको आपको जिस क्षेत्र में कार्य है, जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र का कार्य कीजिए। और आप देखिए, एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण होते हैं। गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे आपके अंदर पत्रकारिता का गुण, मेरे अंदर जो है वो शिक्षक का एक विशिष्ट होता है। और भी कई सारे गौण गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। किसी व्यक्ति के अंदर सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, तीनों गुण होता है। तीनों गुण के बीच एक तरीके का सामंजस्य बना होता है। उसमें से जो गुण डोमिनेंट होता है वो व्यक्ति वो कार्य करना प्रारंभ करता है। जैसे आपके अंदर सत्वगुण डोमिनेंट है, इसलिए पत्रकारिता का काम कर रहा है। जिसके अंदर रजस गुण ज्यादा डोमिनेंट होता है, वो देखिएगा कि उसके पास नॉलेज नहीं होगा लेकिन उसको पैसा कमाने आता होगा। उसी तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर तमस गुण डोमिनेंट होता है, तो वो देखिएगा कुछ भी होगा तुरंत लाठी बंदूक लेके वो तैयार रहेगा। तो तीन गुण होते हैं, और तीनों गुण जो होते हैं ना वो एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं, एक सामंजस्य में होते हैं। और उसमें से जो गुण ज्यादा डोमिनेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है। तो कोई व्यक्ति के अंदर एक ही विशिष्ट गुण होता है। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि मेरे अंदर सारे विशिष्ट गुण है, मैं पढ़ा भी लूंगा, मैं डांस भी कर लूंगा, मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जोकर भी बन जाऊंगा, तो मतलब कॉमेडियन भी बन जाऊंगा, तो वो इसका मतलब कि वो कॉमेडियन बनना उसका जो है वो उसका वास्तविक गुण था, विशेष गुण था। और जितने भी है वो सारे गौण गुण के आराम में वो घूम रहा है। चलिए, तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा आयोग को लेकर हमने चर्चा किया, बहुत ही विशद चर्चा था। देखिए, हम लोग का काम है संभावना तलाशना, बिहार की बेहतरी की कामना करना, और जितना बन सके उसके लिए राह दिखाना। फैसला सरकार को लेना है, साथ युवाओं को देना है। तो आशा हम करेंगे कि जो युवा आयोग का गठन किया जा रहा है वो काफी सकारात्मक हो और बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए एक ऐसा रिपोर्ट सौंपे जिसे सरकार भी अपनाए, बिहार वासी भी अपनाए, और इससे बिहार की तरक्की हो, बिहार के युवाओं का जो है भविष्य उज्जवल हो। ऐसे ही हम कामना करेंगे। तो ऐसे ही डिस्कशन के साथ हम हमेशा हर एक हफ्ते आपके पास आया करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, अपनी राय भी दे इसमें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।